तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले पढ़ना है आपको क्या, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण की मतलब नियम कौन दिया था गुरुत्वाकर्षण का, तो ये न्यूटन। पहले क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन। एक क्वेश्चन। अब यहाँ से गुरुत्वाकर्षण में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला F बराबर G m1m2 बटा आर स्क्वायर। जहाँ पे अब पूछ देगा, अब ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने। क्वेश्चन यहाँ से देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर करता है, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी पे सारा। देखिए ये आर मतलब दूरी, दूरी त्रिज्या के उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ये m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, इसके समानुपाती होता है। तो वही ऊपर सिर्फ लिखा है। एक मिनट, कहाँ से गया जी फिजिक्स, ये हाँ। तो ये गुरुत्वाकर्षण ऊपर यही सब लिखा है कि क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए तो ये सीधा है, अनुक्रमानुपाती है गुणनफल द्रव्यमानों के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो आर है इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, माने स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से एक फार्मूला याद रखना है, ये बस। अरे हट यार, फार्मूला एक यहाँ से ये याद रखना है, क्या, F बराबर G m1m2 बाई आर स्क्वायर। फिर G का मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर। किस पे डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इसमें इतना है, एक लाइन में। अब आगे ये गुरुत्व क्या है, गुरुत्व क्या है, ग्रेविटी क्या है। तो न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण के दो पिंडों के बीच, सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, विकर्षण बल नहीं, केवल आकर्षण बल है। अब एक पिंड पृथ्वी के आकर्षण बल को गुरुत्व, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि जैसे ये दो, ये बड़ा जी का मान गुरुत्वाकर्षण बल ये जो है ना, इसमें दो पिंड पृथ्वी और दूसरा कोई ग्रह होगा, और इसमें जो ये छोटा जी है ग्रेविटी है, इसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड जिसमें से एक पृथ्वी होगा, पृथ्वी एक स्पेशल पृथ्वी होगा और आकर्षण गुरुत्व बल होगा। यहीं पे एक याद करना है कि जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और यह हमेशा केंद्र की ओर खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा केंद्र की ओर खींचता है। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये बनेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, तो एक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी होती है और ये आकर्षण बल है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जी का मान कितना होता है, तो 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले बन जाता है कि जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो जी का मान किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये जी का मान है ना, ये पृथ्वी के द्रव्यमान है, जी बराबर पृथ्वी के द्रव्यमान, और जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बड़ा जी में जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसमें gm बाई आर स्क्वायर। तो सबसे बड़ा बात यह है कि वस्तु के जो वस्तु गिरेगा ना गुरुत्व जनित त्वरण के अनुसार, तो वस्तु के रूप में जो आकार द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। कितना भी भारी वस्तु हो, कितना भी हल्का वस्तु हो, वो दोनों एक साथ ही गिरेगा जब निर्वात में गिराया जाएगा। ठीक, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, ये पृथ्वी के द्रव्यमान आकार पर निर्भर करता है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जो वस्तु गिराई जा रही है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दो यहाँ से दो लाइन रिवीजन करना होगा, तो इतना रिवीजन करना होगा कि गुरुत्व केंद्र का मान कितना, 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक आकर्षण बल है, और
दो पिंड होगा, गुरुत्व बल में दो पिंड होगा जिसमें से एक पृथ्वी अवश्य होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रख रही है, जी बराबर छोटा जी बराबर बड़ा GM/r², जिसमें r क्या है, रेडियस त्रिज्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ना कि अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, अगर दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो दूरी को हम आधा करेंगे तो देखिए, वही आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 होगा तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल टाइप का थोड़ा सा। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये जी के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो अगर जी पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटेगा। एक ये याद करने वाला है, पृथ्वी पर जो पोल होगा ना ध्रुव पे, यहाँ पे जी का मान महत्तम होगा। पूछ देता है कि जी का मान कहाँ पे महत्तम होगा, तो कहाँ पर होगा, पोल पर। पृथ्वी का मान पोल पे महत्तम होगा, कहाँ पे, पोल पे। फिर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो एकदम न्यूनतम, कम, बीच में एकदम कम। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जी का मान कम होगा। जैसे जैसे तेज घूमेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब वैसे ये डिब्बा वाला तो छोड़ना ही नहीं है। यदि पृथ्वी को यहाँ से देखिए, ये चारों याद करना है, चारों पे टिक करना है, बार बार रिवीजन करना है। यहाँ से अगर पृथ्वी का कोणीय चाल अगर घूमने की स्पीड को 17 गुना तेज कर चाल कर दिया जाए ना, तो वहाँ पे भार शून्य हो जाएगा। कितना, भार शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 गुना करने पे भार डायरेक्ट शून्य, पृथ्वी को 17 गुना करने पर भार शून्य हो जाएगा। यहाँ पे भारहीनता की स्थिति होगी। और ध्रुव पे जी का मान क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 17 गुना घुमाइए या 20 गुना, कहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, तो ध्रुवों पर जी का मान परिवर्तन नहीं होगा। और जब 17 गुना घुमाइएगा, देखिए एक गुना घुमा रही है, 1 गुना घूम रहा है तो 24 घंटा का हो रहा है। अगर 17 गुना यही घूमेगा तो 17 गुना घूमेगा तो 17 एकम 17 और 3 20 4 7, 17 चौके 68, लगभग इतना। तो 1.4 घंटा में अगर 17 घंटा घूमेगा ना, तो 1.4 घंटा का दिन रात होने लगेगा। बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। और 17 गुना घूमेगा तो एक दिन कितना के बराबर होगा, 1.4 के बराबर। और घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, जी का मान ध्रुव पर छोड़कर सभी जगह वृद्धि होगा। ध्रुव पर एकदम न्यूनतम रहेगा, वो बढ़े घटे कोई अंतर मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार ऊपर यानी बढ़ेगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो लिफ्ट का भार घटेगा। ये याद करना है। अरे ये ठीक लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, देखिए कोई परिवर्तन, हटो यार, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखना है। लिफ्ट ऊपर जाएगी, अगर एक समान त्वरण से नहीं दिया है तो लिफ्ट केवल ऊपर जा रही है तो बढ़ेगा, लिफ्ट भार बढ़ेगा। नीचे आ रही है तो घटेगा। लेकिन एक समान वेग दे दिया तो ऊपर जाए या नीचे जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाएगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे भार शून्य हो जाएगा, भारहीनता का शून्य हो जाएगा। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो ये जाके कोई भी वस्तु होगी वो छत से टकरा जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें क्या, इतना ही याद करना है। ये एक समान वेग से कोई परिवर्तन नहीं। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वस्तु का भार बढ़ेगा, नीचे जाएगी तो घटेगा। एक समान वेग से जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वहाँ पे शून्य जीरो kg का होगा, भारहीनता की स्थिति होगी। और लिफ्ट अगर नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है तो फर्श से टकरा जाएगी। आगे ये ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का नियम। ग्रह के गति के सबसे पहले केपलर क्या बोला था, ग्रह के नियम में केपलर क्या बोला था, केपलर यही बोला था कि ये दीर्घवृत्ताकार, सबसे पहले
ग्रह कैसे घूमता है? दीर्घवृत्ताकार। यहाँ से अब कुछ नहीं। फिर दूसरा, प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। मतलब क्षेत्रीय वेग मतलब क्या है कि अगर सूर्य निकट है और तो उसका वेग बढ़ेगा, अगर सूर्य से कोई ग्रह निकट है तो दूर वेग बढ़ेगा, और जैसे ही दूर जाएगा उसका वेग घटेगा। यानी कि समान समय में समान दूरी तय करेगा। जितना यहाँ पे तय करेगा, जितना सूर्य के नज़दीक करेगा उतना ही दूर से करेगा, तो पास आने पे चाल घटेगी और दूर दूर जाने पे चाल बढ़ेगा। ठीक है। दो कहा, एक दीर्घवृत्ताकार और एक क्षेत्रीय वेग हर जगह समान रहेगा। पास आएगा तो बढ़ेगा, दूर जाएगा तो घटेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ इसमें तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन केपलर का तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर आर क्यू, यानी समय के स्क्वायर और दूरी के क्यू के बराबर होता है। सूर्य के ग्रह समय के परिक्रमण काल के वर्ग के और सूर्य के औसत दूरी के क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना ही। इसी कारण जो होता है ना, जो दूर की ग्रह है वो ज़्यादा समय लेते हैं, यानी 165 दिन। जो पास में बुध है वो कम समय ले रहा है। यहाँ से ये वाला इम्पोर्टेंट है। आईएयू ने प्लूटो को ग्रह श्रेणी से निकाल दिया था। ठीक है। सबसे दूर ग्रह बुध है, वरुण है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। यहाँ से ये बाकी उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है? कक्षीय चाल तो उपग्रह पृथ्वी के तल से जितने अधिक दूरी पर होगा उतना ही चाल उसका कम होगा, जितना ऊपर होगा उतना चाल कम होगा। ये वाला इस लाइन में इम्पोर्टेंट है। और उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उपग्रह का कक्षीय चाल वो कितना भारी है कितना हल्का है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये पृथ्वी तल पर प्रति निकट चलने पर लगने वाला उपग्रह कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक। उपग्रह का परिक्रमण काल में ये कुछ नहीं, ये फार्मूला परिक्रमण काल में मतलब होता है, मतलब समय बराबर क्या होता है? अगर चाल की बात करें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बाटा चाल, समय निकलता है। तो वैसे ही कक्षा की परिधि बाटा चाल, तो परिक्रमण काल निकल जाएगा। फिर उपग्रह का परिक्रमण काल, यहाँ से केवल ये उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक परिक्रमा काल लगता है। दूर होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। उपग्रह का परिक्रमा काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये पहले भी बातें हो चुकी हैं कि उपग्रह का परिक्रमा काल उपग्रह कितना भारी है कितना हल्का है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह का परिक्रमा काल कितना घंटा होता है? 1 घंटा 24 मिनट। भू अस्थायी उपग्रह क्या है? जो भूमि के साथ साथ घूम जाए, जैसे 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है इसी के साथ ये भी घूम जाए, इसको भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। ये इसका 36,000 किलोमीटर। तो देखिए 24 घंटे इसका परिक्रमण काल जिसका हो, जो पश्चिम से पूरब पृथ्वी के जैसा घूमता हो और 36,000 किलोमीटर के ऊपर हो, पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर हो, उसे भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। ये सबसे पहले संभावना दिया था आर्थर सी क्लार्क ने, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट प्लायन वेग। यहाँ से प्लायन वेग क्या है? प्लायन वेग वो है जो जिससे पृथ्वी के नीचे से कोई वस्तु बिग देने पर वो पृथ्वी पर वापस नहीं है। प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए प्लायन वेग पृथ्वी पर वापस नहीं आए कोई वस्तु, प्लायन वेग ओकरा कहल जो जिस वेग से फेंकने पर जो पृथ्वी से बाहर निकल जाए और फिर कभी वापस नहीं आए उसी को प्लायन वेग कहते हैं। मैंने यहाँ से प्लायन कर जाए। इसका मान कितना होता है? एक प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखिए उपग्रह का कक्षीय वेग कि क्या का फॉर्मूला होता है? √2GR। और इसी में अगर हम √2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से कक्षीय वेग का मान निकल जाएगा। 41% बढ़ जाता है। कितना? 41% √2 गुना होता है ऑर्बिटल वैल्यू का कक्षीय चाल। एक का फॉर्मूला होता है, देखिए VO बराबर होता है
GR और VE बराबर होता है √2 से सिर्फ गुना कर देते हैं GR में, तो √2GR हो जाता है। ठीक, ये इतना था। 1 मिनट, दूसरा PDF खोलते हैं। हाँ, तो अब पलायन वेग, गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ क्या पढ़ना था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन दिया था। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिया, फिर इसमें पलायन वेग पढ़े कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से कोई वस्तु को बिग देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो वापस नहीं आएगा, तो उसी को पलायन वेग कहे। फिर भू अस्थायी उपग्रह के बारे में पढ़े, 36,000 किलोमीटर और 24 घंटा परिक्रमा करे, पश्चिम से पूरब घूमे पृथ्वी की तरह, तो ये पलायन वेग। और क्या पढ़े थे ऊपर? लगभग इतना। अब बात करते हैं दाब के बारे में। क्या दाब? दाब कुछ नहीं है, कितना क्षेत्रफल पे तुम कितना क्षेत्रफल पे तुम कितना इस पे बल लगा रहे हो, वही दाब है। क्या? वही दाब है। देखिए, जैसे नुकीला, क्या बोलते हैं, ये कम क्षेत्रफल रहेगा ना, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा। देखिए यहाँ पे उल्टा है ना, क्षेत्रफल नीचे है तो दाब ऊपर है। अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा। इसलिए जो ये कील होता है उसका नीचे का कोर पतला बनाया जाता है कि यहाँ पे ठोका जाए तो दाब अधिक लगे, अंदर जाए। ठीक है, तो दाब अधिक कब होगा? जब क्षेत्रफल कम होगा। तो कितना बल लग रहा है, कितना क्षेत्रफल पर, उसी को दाब कहते हैं। तो दाब का परिभाषा आप अपने से लिख सकती हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार रिवीजन इसको करना है, फॉर्मूला को। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। देखिए फॉर्मूला रेसिप्रोकल है ना, ये अपोजिट में है। अगर दाब अधिक है तो क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक है। इसीलिए दाब कम लगे इसीलिए जो ट्रक के, गाड़ी के टायर होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि चौड़ा होगा तो ऊपर से दाब कम लगेगा। क्षेत्रफल अधिक, दाब कम, क्षेत्रफल अधिक, दाब कम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दाब का SI मात्रक आपको याद करना है। जैसे क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, तो बल बटा क्षेत्रफल, ये हो गया दाब बराबर, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यही इसका हो गया। इसी को पास्कल हम बोलते हैं। क्या? इसी को पास्कल बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है? एक वायुमंडलीय दाब में कुछ नहीं याद करना है। और एक बात, ये जो दाब है ये क्या है? अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। बल क्या है? बल सदिश राशि है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब के बारे में एक याद रखिए, 76 सेंटीमीटर। ये लंबा कॉलम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। 76 सेंटीमीटर का पारा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का एक बात याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसका SI मात्रक क्या होता है? तो बार। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। और 76 सेंटीमीटर तो हो गया, बार होता है, एक बार बराबर याद करना होता है कि 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और यहाँ से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसीलिए देखेंगे कि जो खाना बनता है वो ऊपर जाने पर कठिनाई होती है खाना बनने में, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो खाना जल्दी नहीं बनेगा। इस एग्जाम्पल भी यहीं पे है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होगी। फाउंटेन पेन का यात्री का पेन रिस जाएगा, किसके कारण? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण। वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर है, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मौसम का पूर्वानुमान भी लगाता है। अगर एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होगा? आंधी आने की संभावना। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना। नेक्स्ट बात करते हैं। बस यही जो लाइन लगाया है मैंने, उसी को बार बार रिवीजन करना है। बैरोमीटर, अभी बार बार नहीं पढ़ना है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक नहीं। जब बैरोमीटर एक बार बोलिए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? दिन साफ रहने की संभावना। अब बात करते हैं हम द्रव के दाब के बारे में। अब जानते हैं कि द्रव का दाब प्रत्येक वस्तु पर समान होता है। बर्तन के अंदर रहेगा और प्रत्येक वस्तु पर समान लगेगा। तो द्रव का दाब 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक एच,
कितना ऊंचाई पे है, कितना गहराई पे है, और कितना डेंसिटी है और कितना घनत्व है। तो HDG बस इसी पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ पे भी नहीं। हाइट, डिस्टेंस और गुरुत्वीय त्वरण HDG, यही फार्मूला भी बन गया कि द्रव के अंदर दाब का फार्मूला HDG। देखिए ये फार्मूला, दाब बराबर HDG, जिसमें H क्या है गहराई, D क्या है डेंसिटी यानी कि घनत्व, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण। इस पे निर्भर करता है। ऊपर अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे लिखे हैं घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, इसी के गुणनफल को हम दाब कहते हैं, द्रव के दाब। द्रव के दाब में अब स्थिर द्रव में हर जगह समान सभी बिंदु पर दाब समान होता है। अगर आप ये पानी अंदर बीकर में है ना, आप यहाँ मारिएगा ना तो चारों तरफ समान, सब बिंदु पे समान दाब लगेगा। और दूसरा का नियम कहता है, ये दूसरा का नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे है ना तो चारों दोनों सभी दिशाओं में समान लगेगा। यहीं पे सब प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है। एक याद करना है कि स्थिर द्रव में सभी बिंदु पर दाब समान होता है, दूसरा का प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, और तीसरा गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। बाकी ये सब कुछ नहीं। घनत्व तो अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा, जाहिर सी बात है। और द्रव संबंधित नियम कौन दिया था? पास्कल। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव संबंधित। ये क्या बोले थे, साफ नहीं आया क्या हो, एक मिनट, चलिए छोड़िए ना, हो जाएगा। पास्कल का नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल का प्रथम नियम क्या कहता है कि द्रव के भीतर एगो कोनो वस्तु बर्तन है, उसमें द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। दूसरा क्या कहता है, पास्कल का द्वितीय नियम क्या कहता है कि सभी दिशाओं में, एक पे कहता है कि प्रत्येक बिंदु पे, और ये सभी दिशाओं में परिणाम समान होता है। यही बस पढ़ना था। द्रव के एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे देता है कि इनमें से कौन पास्कल के नियम पे आधारित है। तो पास्कल के नियम हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और HDG के अलावा जो मैंने बताया HDG के अलावा द्रव का घनत्व किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। यही लिखा है यहाँ पे कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार, वो जो पात्र में रखा है उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्यों यार, यहाँ से हो गया। अब ये गलनांक, यार थोड़ा सा फट गया है। अब गलनांक और क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए। गलनांक का प्रभाव क्या पड़ेगा, जब गर्म करेंगे ना तो जिन वस्तु का आयतन बढ़ेगा उसका गलनांक भी बढ़ेगा। ठीक, गर्म करने पर जिस वस्तु का आयतन बढ़ता है माने फैल जाता है, उसका गलनांक भी बढ़ेगा। और जैसे मोम घी देखिएगा तो ये मोम जब ठोस अवस्था में रहेगा तो एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा, जैसे ही उसको गर्म कीजिएगा तो वो फैल जाएगा, तो उसका गलनांक भी बढ़ रहा है। और गलनांक कम होगा तो कम होगा, जैसे बर्फ। ठीक, प्लवन बल क्या है, प्लवन बल पानी में लगने वाला है। देखिएगा पानी आप डूबेंगे नीचे ना, पानी के नीचे हम डूबेंगी तो इसके ऊपर एक बल लगेगा, नीचे गुरुत्वाकर्षण, ऊपर उत्प्लवन बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगता है, पानी के अंदर से ऊपर की ओर लगता है एक बल, उसी का नाम है प्लवन बल। ठीक है, तो देखिए यही लिखा है, यहाँ से रिवाइज करिएगा। ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी को उत्प्लवन बल कहते हैं। इसके सर्वप्रथम अध्ययन कौन किया था? आर्किमिडीज। उत्प्लवन बल किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से। बस इतना ही याद करना है, इसमें 2 लाइन। उत्प्लवन बल क्या है? पिंड में डूबी हुई आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, बाकी किसी पर नहीं। आयतन और घनत्व पर। आगे आइए। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे देखिए, जब कोई वस्तु कुछ नहीं जब कोई वस्तु डुबाई जाती है तो वो जो डूबती है तो उसका भार उतना आभासी भार चेंज होता है जितना वो पानी को हटाता है। तो वही है, भार यह आभासी
कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कोई वस्तु, अब ईंटा ही कोई पात्र में कोई लिक्विड में डालिएगा तो वो यहाँ पे आके बैठेगा तो इतना दूर का पानी तो हटा देगा ना, पानी हटाएगा तो उतना ही भार में, इसका आभासी भार में कमी होगा, यही बोला जा रहा है। ये आर्किमिडीज साहब ने बोला था। और क्या है ये, कुछ नहीं, इसको याद नहीं करना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी फार्मूला याद रखिएगा, एक घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बाटा आयतन। डी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व। अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान घटेगा। एक बात याद रखिएगा फार्मूला में, अगर कोई वस्तु है, यहाँ पे घनत्व है ना, घनत्व है और नीचे आयतन है तो ये 1 बटा आयतन है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर द्रव्यमान, देखिए अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आयतन बढ़ रहा है तो द्रव्यमान घनत्व घटेगा। तो ऐसे तिरछा रिलेशन होता है। दे देता है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का घनत्व बढ़ रहा है तो उसके द्रव्यमान पर असर क्या होगा, तो घटेगा। यदि किसी वस्तु का आयतन बढ़ रहा है तो द्रव्यमान घटेगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एम होता है क्या होता है, केजी। इसका आयतन का होता है मीटर क्यू, तो केजी मीटर क्यू। अपेक्षिक घनत्व में क्या फार्मूला याद रखना है कि अपेक्षिक घनत्व का, ये जो डिब्बा में है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व याद रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व ऊपर रहेगा। जल का अधिकतम महत्तम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब कैसे याद रखना है कि आयतन न्यूनतम होता है, देखिए एक आयतन में डाउट होता है, एक घनत्व में। तो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डी, और डी 4 पे आता है, 1 2 3 ABCD 4 पे आता है। तो जो 4 मिल रहा है ना, डी से जो स्टार्ट हो रहा है वो महत्तम होगा, और आयतन को भी से स्टार्ट करते हैं तो ये कम होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर घनत्व मैक्सिमम है, घनत्व मैक्सिमम हो रहा है तो आयतन डेफिनेटली है कि सबसे कम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे अधिक हो रहा है तो घनत्व सबसे कम होगा। ठीक, तो यही पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक होता है। इंग्लिश 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में 39.2 फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। बाकी ये है कि अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। एक होता है हाईग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं। घनत्व इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, तो डेंसिटी इसमें आ रहे हैं और हाइड्रो में ड आ रहे हैं, डेंसिटी ड आ रहे हैं, हाइड्रो। तो इससे घनत्व मापते हैं। और हाइग्रो से क्या मापते हैं, आर्द्रता, हाइग्रो GRO, इसे आर्द्रता मापते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये याद रखना है कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र का जल जो पी रहे हैं पानी, उससे अधिक होता है घनत्व इसमें। और घनत्व जब ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा भार सहेगा, तो उसमें तैरना आसान हो जाएगा। और समुद्र का जल में पानी कितना, जो आयतन होता है 1/10 होता है। समुद्र से पानी तैरती है उसका आयतन 1/10 होता है। नेक्स्ट, अब क्या, ये पहले के समान होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि बर्फ़ पर कोई पानी में कोई बर्फ़ तैर रहा है, तो जब ये बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, तो वो पहले के समान ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर नमक का घोल किसी घनत्व डाल देंगे, नमक का घोल, तो अंडा का घनत्व अधिक होगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक का घोल अंडा पर तैरता है। ये इम्पोर्टेंट है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये तो क्वेश्चन बार बार आता है, आप भी समझ रही हैं। बाकी ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तैरने के लिए अस्थायी संतुलन केंद्र, ये ऊपर की ओर, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आगे हटाइए। पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन बनता है।
आप भी जानते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कुछ नहीं है, तनाव मतलब टेंशन, टेंशन मतलब तनाव। बहुत कम समय कोई भी वस्तु अपना बहुत कम समय स्थान घेरने का प्रयत्न करे, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे वर्षा की बूंद गोल होना चाहती है, एकदम छोटा होना चाहती है, स्थान कम घेरना चाहती है, तो ये किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। कोई वस्तु एकदम, जब सर्फ एक्सल साबुन होता है वो बहुत जाके अंदर की तरफ कपड़ा में सफाई करते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वो उतना पतला जगह में घुस पाती है। तो वही बोल रहा है, क्या है? पृष्ठ तनाव के बारे में। और पृष्ठ तनाव में भी दो है, एक ससंजक बल। ससंजक बल वो है जो एक ही पदार्थ के वस्तुओं पर लगता है, और असंजक बल क्या है? जो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आकर्षण बल हो, उसे आसंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव के बारे में अब बात करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? द्रव में स्वतंत्र रूप से जो कम से कम स्थान घेरने का प्रयत्न करे, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो एक लाइन ये रखिए, फॉर्मूला बाकी याद रखिए। पृष्ठ तनाव बराबर होता है, टी से इसे डिनोट करते हैं, कितना बल लग रहा है कितना लंबाई पे, क्षेत्रफल पे नहीं, किस पे? लंबाई पे। एफ फोर्स बाई एल, लंबाई पे, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक एफ का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। तो एसआई मात्रक किसका? टी, टेंशन का, न्यूटन पर मीटर, इसी को जूल पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, इसको जूल पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। और ये जल में घुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। केस नली क्या है? अब केस मतलब बाल होता है, यानी बहुत पतला स्थान, किसी वस्तु के इसके अंदर जाने के लिए बहुत पतला स्थान को केस नली कहते हैं। इसी को केशिकत्व कहते हैं। तो एक खोखली नली जिसके बहुत त्रिज्या कम होती है, त्रिज्या बहुत कम होती है, केस नली कहलाता है। अब ये केस नली में भी पढ़ना है क्या कि केस नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। कह देगा कि केशिकत्व क्या है, तो द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे चढ़ेगा, इसी घटना को केशिकत्व कहते हैं। द्रव के चढ़ने या उतरने गिरने को पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव को ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है, बाकी कुछ नहीं। ये अब आगे दूसरा लाइन, ये द्रव कांच को भिगाएगा तो केस नली ऊपर चढ़ेगा। जो वस्तु, ऐसे याद रखिए, जो द्रव पानी को कांच को भिगाएगा वो केस नली में ऊपर चढ़ेगा। क्या? केस नली में ऊपर चढ़ेगा। जो नहीं भिगाएगा वो नीचे रहेगा। जैसे पारा कांच को नहीं भींगा पाता है तो वो केस नली में नहीं चढ़ता है, पानी भींगा देता है तो ये ऊपर चढ़ जाता है, इसी कारण बाल भींग जाता है। तो जो कांच को भिगोता है केस नली के ऊपर चढ़ता है, जो कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे दब जाता है। ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं। यहाँ से इसके एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? केशिकत्व को एग्जाम्पल पूछ देगा तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, वो स्याही को तुरंत सोख लेता है और छोटे छोटे छिद्र केस नली का कार्य करते हैं। फिर लालटेन लैंप वाला आप जानते हैं एग्जाम्पल कि लालटेन में लैंप में बत्ती में से केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तीसरा, पेड़ पौधा के शाखा में और तना में जो जल आवश्यक होता है केशिकत्व के कारण ही ऊपर चढ़ता है। तीसरा, ये जो कृत्रिम उपग्रह के अंदर हैं इसमें केस नली जल में खड़ा कर दिया जाए तो ये शून्य ऊपर जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। तीसरा, वर्षा के बाद किसान अपना खेती जुताई करते हैं ताकि केस नली टूट जाए, ये भी एग्जाम्पल याद रखने वाली है। फिर पेन की नींव बीच से चिरा रहा है और स्याही नोक लिखा रहा है, वही कि बोल देगा कि कलम से हम लिख पा रहे हैं, किसके कारण? तो ये केशिकत्व के कारण है, क्योंकि वो नींव एकदम पतला रास्ता से आ रहा है और हम लिख रहे हैं। फिर केशिकत्व, ये पूरा एग्जाम्पल याद करना है। केशिकत्व के कारण ही कॉफ़ी पाउडर शीघ्र घुल जाता है। पतले पृष्ठ तनाव के कारण सुई क्यों तैरती है? सुई पानी पर क्यों तैरती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब आगे आ गया पृष्ठ तनाव, ये केशिकत्व 7 तक केशिकत्व का उदाहरण था। पृष्ठ तनाव, साबुन डिटर्जेंट बहुत जल्दी साफ कर देता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण नहीं, कम होने के कारण।
बाकी लास्ट में ये है कि पृष्ठ तनाव कम होता है तो क्या होता है, मच्छर का लार्वा में मिट्टी तेल डालने पर डूब जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। वो क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जीभ पर फैला देता है, तो पृष्ठ तनाव। तो इतना हो गया आज के लिए, ठीक। 11:09 1 घंटा 10 मिनट, ठीक।